कानपुर के अधिवक्ताओं में अपनी एक अलग पहचान रखने वाला अखिलेश दुबे आज जेल की सलाखों के पीछे कैद है। ये वही अखिलेश दुबे है जो कुछ दिन पहले तक कानून का डर दिखाकर लोगों को कानून के शिकंजे में फंसाकर उनसे रंगदारी वसूलने का काम करता था, लेकिन अब वह खुद कानून के शिकंजे में फंस चुका है। अखिलेश दुबे के पीड़ितों की संख्या वैसे तो बहुत है, लेकिन पिछले दिनों अखिलेश के खिलाफ विभिन्न थानों में 5 मुकदमे दर्ज हुए। एक मुकदमा भाजपा नेता रवि सतीजा द्वारा पर्रा थाने में दर्ज कराया गया, वहीं दूसरा मुकदमा अधिवक्ता संदीप शुक्ला द्वारा कोतवाली थाने में दर्ज कराया गया। इसके अलावा व्यापारी सुरेश पाल और सामाजिक कार्यकर्ता शैलेंद्र द्वारा किदवई नगर थाने में 2 अलग अलग मुकदमे दर्ज कराए गए थे। वक्फ की संपत्ति पर कब्जा करने के मामले में भी एक मुकदमा ग्वालटोली थाने में दर्ज है। इन सभी मुकदमों में विवेचना चल रही है। कोतवाली और पर्रा थाने में दर्ज मुकदमों में चार्जशीट पुलिस ने कोर्ट में पेश कर दी है। भाजपा नेता रवि सतीजा के मुकदमे में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। अब इसके आगे क्या न्यायिक प्रक्रिया चलेगी, इस संबंध में रवि सतीजा के अधिवक्ता राजू पोरवाल जी से बातचीत की। देखिए, इस मामले में जो रवि सतीजा जी ने दर्ज कराया था थाना बर्रा में क्राइम नंबर 207/2025 रंगदारी मांगने का मामला था और उनको एक झूठे पॉक्सो के मामले में फंसाने वाला मामला। तो उस मामले में यहाँ से जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त हो गए हैं और आरोप पत्र तैयार हुआ है, ऐसी संज्ञान में आया है। आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल होने के बाद उसमें न्यायालय संज्ञान लेगी और उसके बाद ट्रायल चलेगा। ट्रायल में एक बार सबके गवाही होगी, उसके आधार पर देखिए, आरोपों की अगर बात करें तो मूलतः आरोप ये था कि एक्सटॉर्शन के लिए, दबाव बनाने के लिए एक फर्जी मुकदमा पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत रवि सतीजा जी पर दर्ज कराया गया था और उसी फर्जी मुकदमे के कारण से एक्सटॉर्ट किया गया रवि सतीजा जी को। उस मामले में पुलिस ने मामला ऐसा पाया कि वो अंतिम आख्या उसमें आई थी और उसके बाद अभी ये मामला दर्ज होने के बाद उस मामले की पीड़िताओं को भी पुलिस ने जब अपने कस्टडी में लिया है तो जानकारी आई कि उन पीड़िताओं को पता ही नहीं था और वो रवि सतीजा को पहचानती भी नहीं थी और उन्होंने साफ साफ अपने न्यायालय में 164 का जो बयान हुआ है उसमें भी साफ साफ ये बात कही है कि हमने अभियुक्त के कहने पर वो मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में कई एक्सटॉर्शन की दफ़ाएं भी लगी हैं, आपराधिक षड्यंत्र की दफ़ा भी है, 231 भी लगी है, बीएनएस की आजीवन कारावास तक की अधिकतम सजा है। देखिए, पीड़िताओं के बयान या किसी भी साक्षी के बयान न्यायालय में महत्वपूर्ण होते हैं। विवेचना के दौरान दिए गए बयान, उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने हुए बयान और फिर ट्रायल जब चलता है तो ट्रायल में भी बयान होते हैं। उसमें अभियुक्त को अवसर मिलता है क्रॉस एग्जामिनेशन करने का, तो वो महत्व के बयान होते हैं, उनके आधार पर ही, गुण दोष के आधार पर निर्णय होता है। अधिवक्ता संदीप शुक्ला जी द्वारा एक मुकदमा अखिलेश दुबे के खिलाफ दर्ज कराया गया है, ये क्या मामला है? देखिए, मामला ये है कि संदीप शुक्ला के खिलाफ ये कुछ लोग हैं जिन्होंने मिलकर के एक कॉन्स्पिरेसी के तहत उसको ब्लैकमेलिंग किया, एक लेडी के तहत कि आप इतना पैसा दीजिए वरना आपके खिलाफ हम बलात्कार का मुकदमा दाखिल कर देंगे। उसमें पप्पू स्मार्ट, अखिलेश दुबे जो हैं, गुड्डू गुप्ता, इन सब लोगों की कॉन्स्पिरेसी थी और इस बिहाफ पर संदीप शुक्ला से एक मोटी रकम वसूली गई कि अगर आपने इनको पैसा नहीं दिया 10 लाख रुपया तो हम आपके खिलाफ रेप का केस दाखिल करेंगे। इस तरीके से उसको पूरी तरीके से उसका एक्सप्लॉयटेशन किया गया और एक्सप्लॉयटेशन के तहत फिर जब
लास्ट में ये पता चला कि जो है ये पूरी कॉन्स्पिरेसी के तहत काम किया जाता है, तब फिर संदीप शुक्ला ने ये मुकदमा दायर। बुंदेल एडवोकेट, क्राइम नंबर 187 सन 2025 अंडर सेक्शन 388, 504, 506, 195, 211, 120 बी IPC थाना कोतवाली में वादी मुकदमा संदीप शुक्ला एडवोकेट का वकील हूँ और मैं इसमें अभियोजन को असिस्ट कर रहा हूँ और पूरी तरीके से मैं इसमें पैरवी कर रहा हूँ। इस मुकदमे में एक बार जमानत भी मिल चुकी है अखिलेश दुबे को, तो उसके बाद शायद धाराएं बढ़ी थी, वो क्या मामला है पूरा? मामला ये था कि पहले जिन सेक्शंस में अंडर सेक्शन 388, 504, 506 में उनको जमानत मिली थी और जमानत मिलने के बाद इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू थी और इन्वेस्टिगेशन में उस दौरान वो साक्ष्य नहीं थे जो जिस दौरान जमानत मिल गई थी। बाद में जब साक्ष्य का संकलन किया गया, साक्ष्य एकत्रित हुए, तो ये सारे सेक्शन सामने आए और खुद उस व्यक्ति ने संदीप शुक्ला को शिकार बनाने का प्रयास किया। जब ऑनरेबल कोर्ट में उसका 164 का बयान कराया गया, बयान के दौरान भी उसने बहुत सारे ऐसे मामला को खुलासा किया जिसके तहत 195 और एक सेक्शन और बढ़ाया गया 120 बी के साथ 201 के तहत 211, 195 की बढ़ोतरी की। संदीप शुक्ला के खिलाफ जो मुकदमा जिस महिला ने लिखाया था उसने अब बयान बदल दिए हैं, तो उसके बयानों का कोर्ट में क्या महत्व रहेगा? देखिए, उसके जो बयान आईओ ने पहले लिए थे, पहले लेने के बाद उसके बयान में कितनी सत्यता थी, कितनी सत्यता नहीं थी, ये उसने आईओ को गुमराह करने के लिए भी बयान दिया है। लेकिन जब उसका बयान मजिस्ट्रेट के साहब के सामने हुआ तो उसने सत्यता मजिस्ट्रेट साहब के सामने बयान कर दी। तो जाहिर सी बात है 164 के बयान का एक अपना वजूद होता है और उस वजूद के तहत मुकदमा काफ़ी हद तक उस पर निर्भर करता है। तो अब उस बयान को एक आधार माना जाता है और उस आधार के बयान के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाती है। और चूँकि साक्ष्य का संकलन हुआ, बहुत से साक्ष्य मिले हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर आईओ ने 195 और 211 IPC की बढ़ोतरी करने के बाद चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट इस वक्त SP साहब के यहाँ गई है उनके प्रोडक्शन के लिए। न्यायालय में जब आ जाएगी तो न्यायालय भी उसका संज्ञान लेगा। अभी तक न्यायालय में चार्जशीट दाखिल नहीं हुई। इस मुकदमे में चार्जशीट आ चुकी है, तैयार हो गई है। अब इसमें आगे न्यायिक प्रक्रिया किस तरीके से आगे बढ़ेगी? देखिए, चार्जशीट अभी न्यायालय में आज दाखिल नहीं हुई, आज की तारीख तक। चार्जशीट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने लगा दी है और उसको ACP साहब के यहाँ भेज दिया गया है। चूँकि ACP साहब उसके पर्यवेक्षक अधिकारी हैं, जब चार्जशीट न्यायालय में आएगी तो चूँकि 195 एक सेशन फाइल ऑफेंस है, तो उसके बाद ये मुकदमा सेशन में चलेगा लोअर कोर्ट से कमिट होने के बाद। अखिलेश दुबे से संबंधित कोतवाली और बर्रा के मामले में चार्जशीट तैयार हो गई है। अब इसमें आगे क्या प्रक्रिया होगी? जैसे ही माननीय न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत होगी, सबसे पहले उसका कॉग्निजेंस होगा, संज्ञान लिया जाएगा और संज्ञान लेने के बाद हम उसको, हमारा जो अभियोजन का काम होता है, हम लोग उसको कमिट कराते हैं। कमिट कराने की कोर्ट 207 से IPC का पालन होता है। मतलब जो आज जितने भी अभियुक्त होंगे उन सबको उसकी नकलें दी जाएगी और नकल देने के उपरांत हम सर्वप्रथम काम करते हैं, नकल देते हैं। नकल देने के बाद वो फाइल कमिट होती है और कमिट होने के बाद जैसी सेशन में आती है, सेशन से उसकी गवाही चालू हो जाती है। तो सबसे पहला काम होगा, जैसे भी वो चार्जशीट आएगी उसको हम लोग थोड़े संज्ञान लेंगे न्यायालय उसका। न्यायालय संज्ञान लेने के बाद उन सबकी जो भी चार्जशीट फाइल हुई है, जितने संबंधित मुलजिम है, सबको माननीय न्यायालय के द्वारा माननीय न्यायालय के सामने सारी फाइलों की जो फोटोकॉपियाँ होती है, प्रति होती है, वो आरोप का पत्र जो आया होता है उसकी कॉपियाँ सर्व करा दी जाती हैं। उसके उपरांत न्यायालय उस वो पत्रावली को कमिट कर देती है सेशन न्यायालय के लिए। जो सेशन न्यायालय संबंधित धाराएं होती हैं उनको सेशन न्यायालय में, और नहीं तो अगर वो लोअर संबंधित मामले हैं तो संबंधित थाने की जो कोर्ट होती है वहाँ भेज के उसका ट्रायल कराया जाता है। ये दोनों मामले चूँकि सेशन न्यायालय संबंधित है, इसलिए कमिट होकर हम यहाँ सेशन न्यायालय के लिए आएंगे। इसके आते ही गवाही चालू हो जाएगी। संभवतः मेरा मानना ऐसा है कि 1 माह के अंदर इन मुकदमों का ट्रायल संभवतः चालू होने की उम्मीद हो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।